अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क उन्हें अलविदा कह गए हैं। मस्क ने ऐसे समय पर ट्रंप से अपना पिंड छुड़ाया है जब ट्रंप की नीतियों की अमेरिका में ही सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। वहीं बाकी बड़े देशों को भी ट्रंप का अड़ियल रवैया रास नहीं आ रहा है। अपने अजीबोगरीब फैसलों से दुनिया को चौंकाने वाला आज खुद हैरान परेशान है। दूसरों के घरेलू मामलों में दखल देने वाला आज अपने ही घर में फंसा हुआ है। अमेरिका की सत्ता संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार का गुब्बारा 6 महीने में ही फुस हो गया। दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत एलन मस्क ने ट्रंप से किनारा कर लिया। एलन मस्क ने कहा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरकारी खर्च को कम करने के लिए मौके के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोगे मिशन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के रवैये में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। इन 5 तस्वीरों से ट्रंप की अकड़ को समझिए। ट्रंप ने सबसे पहले जेलेंस्की को अपने देश में बुलाकर अपमानित किया। बात न मानने पर बुरा भला कहा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा पर तंज कसा। फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर रुकवाने के लिए मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति को युद्ध की धमकी दे दी और अब एलन मस्क ने उन्हें अलविदा कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जितना दूसरे देशों ने किया उससे कहीं ज्यादा वो अपने देश में ही घिरे नजर आए। टैरिफ को लेकर उनका रुख पल में तोला पल में माशा करा। ट्रंप ने अपने फैसलों से दूसरों को चौंकाया तो खुद भी भ्रम पाले रखा, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी लगातार घटती चली गई। वहीं फेडरल कोर्ट ने भी ट्रंप के टैरिफ प्लान पर फुल स्टॉप लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ ईशान त्यागी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़े युवा जोश के साथ अपनी बात को रखते हुए दिखाई देते हैं। तो ईशान भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत का सवाल में। और एक बड़ा सवाल जो आप लोग उठा रहे थे, यानी कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था कि भाई ट्रंप पर क्यों नहीं बोलते हो, ट्रंप पर क्यों नहीं बोलते हो। अब देखिए, आप ट्रंप तो खुद ही घिरे हुए हैं, उन पर क्या बोला जाए। और ट्रंप का बोलना ही एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए था, लेकिन आज देख रहे हैं कि हम ट्रंप जो कहते हैं वो तो उनके घर के लोग नहीं सुनते हैं। तो हम लोग क्यों मुद्दा बनाएं इसको? प्रवीण जी, देखिए, इस मामले में एक सार्थक बहस होनी चाहिए और मैं आपका साधुवाद करता हूं कि आपने इस बहस की शुरुआत तो करी कम से कम, कि डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल तो पूछे जाने चाहिए। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं मैं आपको। जब ये पूरा युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन जब फुल स्विंग में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात करते हैं ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता हो गई है। तो अगर ये द्विपक्षीय मामला है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, जिस तरह से सभी इस बात को अग्री करते हैं कि ये बायलैटरल मुद्दा है, तो तीसरा व्यक्ति, तीसरे मुल्क का जो राष्ट्रपति है, वो कैसे इस मामले में सीज फायर अनाउंस कर सकता है? या तो भारत करता या पाकिस्तान करता तो समझ आती है बात। दूसरी बात, जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने वाले थे, उससे आधा घंटा पहले ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और दोबारा से वही बात बोलते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, मध्यस्थता करी, और उसके बाद हमने ट्रेड के माध्यम से, यानी कि व्यापार के माध्यम से दोनों देशों को धमकाने का काम किया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे एक ईशान भाई, मुझे इतना बताइए आप कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज भी राष्ट्रपति है अमेरिका के। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा, हमारे नागरिक वहां पे रहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं, वो आज भी अमेरिका में रहते हैं। हमारे यहां से बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो हर चीज में जो अमेरिका है इस समय, वो मजबूत देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उससे अच्छे संबंध होने चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को सुनना चाहिए, पूरा विश्व उनको सुनता है। भाई, अगर उनको इतना ही कोई नहीं मान रहा होता तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति में शुमार मुकेश अंबानी जाते क्या उनसे कतर मिलने? कतार में खड़े होके, कतर में। अब ये सब एक अलग मुद्दे आ जाएंगे। ईशान, मेरा सवाल कुछ और है।
आप जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ना, आप जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं उस पर एक इंटरेस्टिंग है, आज मुझे पॉइंट मिला। डॉक्टर अंशु जोशी मेरे साथ जुड़ चुकी है, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के साथ है। उन्होंने बल्कि भेजा कि ये बताइएगा, ये सजेशन दीजिए कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। अंशु जी, डॉक्टर अंशु उस पर और थोड़ा विस्तार से बताएंगी। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए। अरे आप बोलिए ईशान भाई, बोलिए, आपकी बात पूरी करूंगा। इंट्रोड्यूस तो करा दूं, विंडो में आ गए, आपका स्वागत कर लिया, 2 और मेहमानों का स्वागत तो कर लूं। अब अपनी बात बोलिए, फिर मैं जाता हूं बाकी मेहमानों के पास। बिल्कुल, मैं उसी बात पे कह रहा था। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसके कुछ ही समय बाद हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां पहना के देश वापस भेजा गया। क्या विश्व गुरु की ये जो छवि है वो सूट करती है भारत को? इस तरह की क्या ये बात सूट करती है कि डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के सीईओ टिम कुक को ये बोले कि भारत में आप जाके फैक्ट्री मत लगाइए और अपने देश में जाके फैक्ट्री लगाइए? क्या ये सूट करता है? और विश्व गुरु जिनको कहते हैं हम आजकल, आप भी जानते होंगे विश्व गुरु कौन है हमारे ये है तो गंभीर मामला, लेकिन आपकी हर बात से एक चीज ये आ रही है कि बार बार हम डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप पर चुप्पी क्यों नहीं, मतलब उसको उनको चुप क्यों नहीं करा पा रहे हैं, हम उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे हमें क्या लेना देना डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? बिल्कुल लेना देना है, मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट, बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं। पाकिस्तान को अभी, आपको ज्ञात होगा, पाकिस्तान को अभी आईएमएफ से बेल आउट मिला, उसमें अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका थी। उसके बाद एफएटीएफ जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, वो वापस ग्रे लिस्ट से बाहर आता है और आईएमएफ का लोन पा जाता है। That's the point. ये आपका अच्छा और वैलिड पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट, नहीं दिस इज द पॉइंट, मैं मानता हूं ये सही पॉइंट है। वो क्या कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रत्नाकर जी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका एक तरफ तो गलबैया है, अरे सबसे बढ़िया दोस्त है प्रधानमंत्री मोदी के डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका भारत के अभूतपूर्व रिश्ते हैं, और उसके बावजूद जितनी हरकतें अभी देखने को मिली, जितनी हो, वो एप्पल के टिम कुक को जो कहा वो एक अलग बात है, चलो व्यावसायिक बात हुई, लेकिन जिस तरह की भूमिका अमेरिका की भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में, एक मिनट ईशान भाई, अब एक एक करके सबको, जिस तरह की भूमिका तनाव के बीच में रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे संबंध जो थे वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताए जा रहे थे, इस तरह का इंप्रेशन जाता है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आज ट्रंप सरकार की जो स्थिति है पूरे विश्व में, वह एक छवि ऐसा बना लिए हैं ट्रंप जी कि उनकी बातों का विश्वास उनके कैबिनेट के लोग भी नहीं करते, उनके मंत्रालय के लोग भी नहीं करते। आज वो जो कह रहे हैं वो कल उस पर टिके रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन विपक्ष जो है, अगर उनके मन माफिक अगर कोई वक्तव्य देते हैं तो विपक्ष उसको हाथों हाथ उठा करके और इस देश में गलत प्रचार और दुष्प्रचार करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर दूसरे दिन उनका इस पूरे घटनाक्रम पे अगर खंडन आता है कि मेरी कोई मध्यस्थता नहीं थी, तो उसका जिक्र विपक्ष कहीं नहीं करता। ये आप भी जानते हैं और देश के लोग भी इस चीज को जान चुके हैं। लेकिन विपक्ष जो है उस पहले दिन की घटनाक्रम को बार बार याद दिलाएगा कि ट्रंप कह रहे थे कि हमने मध्यस्थता की। अरे भाई, विदेश सचिव ने, एमईए ने स्पष्ट तौर से ये कहा, क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया है सबको कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं है, और हमने अपना ये सीज फायर जो किया है वो सीज फायर किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं किया है। और ये ट्रेड वार जो है, वो कह रहे थे अभी हमारे भाई साहब की अमेरिका की महत्व को समझा रहे थे। लेकिन देखिए, हम अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे, जरूर करेंगे, हम अपने बच्चों को भी भेजेंगे वहां पे पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें अपने एक जगह पे रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे संप्रभुता और अखंडता पे अगर कोई भी प्रहार करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब जरूर मिलेगा, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, टिम कुक की बात कर रहे थे, एप्पल के सीईओ की बात कर रहे थे, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि भाई हम तो अपना बिजनेस करेंगे ही करेंगे। फिर ट्रंप ने क्या कहा वो सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा देश है जहां पे जो कंपनीज है वो यहाँ पे आ रही हैं,
तो उनको कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से फायदा मिल रहा है, हमारे देश को भी देखिए, फायदा जब भी ये सब बातें होती है ना, मेरे मन में बहुत कुछ आता है, लेकिन मेरे पास तो समय सीमित है। मैं आऊंगा ईशान भाई, देखिए एक एक करके, पहले डॉक्टर अंशु को भी मैं शामिल कर लूं चर्चा में। बड़ी अच्छी जानकार है, मैं जानता हूं, उन्होंने कई बार इन मुद्दों पर अपनी बात रखी है। डॉक्टर अंशु, एक आपने जो सजेशन भेजा था वो मैंने जैसा कहा उस पर भी थोड़ा आप बात रखिए। छात्रों को लेकर भी इनकी जो पॉलिसी है वो सवालों के घेरे में है। ये पहला मौका नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलन मस्क दूर हो गए इसलिए वो चर्चा में आ गए। रेसिप्रोकल टैरिफ पे इनको यू टर्न लेना पड़ा है। कनाडा वाला मामला था, एकदम से ऐसा उठाया जैसे बिल्कुल खत्म कर देंगे, सारे सीमा विवाद खत्म कर देंगे, और फिर हमने देखा कि वो ठंडे तो एक प्रेशर भी है। जब भी हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, हम पर कुछ असर होता है तो हम उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर अपना एक दबाव उन्होंने जो बना रखा है ना कि बिल्कुल ऐसा परिवर्तन। आज तो एक पोस्ट डाल दी, भगवान का काम करने आया हूं, कोई रोक नहीं सकता। निश्चित तौर पर इस बार जो ट्रंप 2.0 रिजीम हम देख रहे हैं उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मुझे लगता है डेलिबरेटली वो लेकर के आ गए हैं अपने स्वभाव में। और मैंने आपको ये बिंदु भिजवाया था क्योंकि मुझे लगता है प्रवीण जी ये चर्चा का महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हमारे 31 लाख से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो यूएस के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे हैं। 788 टू बी वेरी प्रिसाइज विद्यार्थी जो हैं वो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, और हार्वर्ड में जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पे बैन लगा दिया गया है, तो ये ट्रंप की तरफ से एक बड़ा गंभीर इस प्रकार का ये डिसीजन लिया गया है, जिसको लेकर के हार्वर्ड ने अभी कोर्ट में याचिका भी दी है। लेकिन मैं कहूँ भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने आप को विकसित करते चल रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, मैंने आपको इसीलिए ये बिंदु जोड़ने के लिए कहा क्योंकि सब परेशान हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे 7 आईआईटी कैंपस अलग अलग देशों में खुल चुके हैं। तंजानिया में तो एक हमारा खुल भी चुका है आईआईटी चेन्नई का। तो हमारे पास अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करके ये एक मौका है। और ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ट्रंप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे वो जिस प्रकार की अपनी छवि खराब कर रहे हैं, तो भारत की दृष्टि से हम अपने लिए नुकसान या अपॉर्चुनिटीज देखें, पर वो क्या कर रहे हैं इससे हमारा क्या लेना देना। और एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहती हूं कि आज कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमें ये दिखा कि आतंकवाद का जवाब दिया गया। कम से कम हमारे प्रधान को ये नहीं कहा जा रहा है, जब मुंबई अटैक्स हुए थे तब साथ में भाई जुड़े हुए, वो याद करें तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए नवाज शरीफ ने टिप्पणी की थी कि आप क्या देहाती औरतों की तरह रोते रहते हैं, ये टिप्पणी की गई थी। तो आज कम से कम वो छवि पूरी तरह से बदल चुकी है। तो कम से कम ये हमें स्वीकारना चाहिए कि ये जो नया भारत है, इसने जिस तरह से जवाब दिया आतंकवाद के खिलाफ और जिस तरह से वैश्विक मंच पर तमाम देशों को इकट्ठा किया, इसमें अलग अलग पार्टीज के सर्वदलीय जो ये पूरे 60 डेलीगेशंस गए हैं, तो कम से कम अभी ये है कि सबको साथ में मिलकर के ये देखना चाहिए कि हम चुनौतियों का मैं एक सामना कैसे करें और इंटरेस्टिंग संभावनाओं को पॉइंट कैसे जोड़ना चाहूंगा। अभी कैप्टन अमेरिका नई मूवी आई है, वैसे हमने देखा हॉलीवुड की मूवीज यहाँ बड़ी पसंद की जाती है। उसमें हालांकि सांकेतिक रूप से दिखाया गया है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री को हड़काते हुए दिखाई दे रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सोच कभी फिल्म मेकर की हॉलीवुड में नहीं थी कि भारत का प्रधानमंत्री बैठ के अमेरिका के राष्ट्रपति को डांटता हुआ दिखाई देगा स्क्रीन पर। ये वो दिखा रहे हैं, ये अभी हाल में रिलीज हुआ है, देखना चाहिए उनको। और ये बात भी हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जितना चीन घबराता है, अमेरिका भी उससे कम नहीं घबराता। और ये टिम कुक वाला मामला तो आ गया, उनकी मजबूरी थी। इससे साफ हो गया कि भारत से एक बड़ा कंपटीशन अमेरिका महसूस करता है। जी बोलिए अंशु जी, आप कुछ कहना। मैं बस एक बिंदु जोड़ना चाह रही थी, आपने क्या खूब बात कही, और बिल्कुल ये कभी किसी ने कल्पना की थी कि पुतिन जैसे लीडर को भारत का प्रधान इस प्रकार से सीधे सीधे कह पाएगा कि भैया युद्ध का समय नहीं है, आप युद्ध बंद करो और आप विकास पर ध्यान दो। जी अब ईशान जी काफी सारे पॉइंट हो गए। रत्नाकर जी जब बोल रहे थे वो कुछ कहना चाह रहे थे, आपने भी कुछ कहा है तो वो जरूर कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन ईशान त्यागी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय पर भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर बहुत मजबूत देश की स्थिति बनी है। आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर भी होगा, बिहार चुनाव का प्रेशर है, उसके बाद बंगाल चुनाव का प्रेशर है। लेकिन कुछ भी कहिए, इमेज मेकिंग में या प्रधानमंत्री ने वैश्विक पटल पर जो अपनी छवि बनाई है, भारत की छवि बनाई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रवीण जी, देखिए आपने चुनाव का जिक्र किया। मैं सबसे पहले तो एक बात बड़े स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि मेरी पार्टी किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को या सेना से जुड़े मुद्दों को या सेना के शौर्य को किसी भी चुनाव से जोड़ने का काम नहीं करती है। ये हमें पता है कौन सी पार्टी इस सेना के नाम पे वोट मांगने का काम करती है, शहीदों के नाम पे वोट मांगने का काम करती है, ये हमें सबको मालूम है ये बात। तो खैर उस बात को छोड़ दीजिए।
वो आपकी बात में तो कोई तथ्य छोड़ ही है नहीं, देते ना, तो फिर उसका ले मैं भी आए, आप आपको कह रहे बता छोड़ दिया, ही स्पष्टीकरण दे दिया क्या रत्नाकर जी नहीं छोड़ेंगे ना, चर्चा कहीं की कहीं जाएगी। और देखिए पहले मैं अपनी बहन का जवाब दे देता हूं कि घुसकर मारने की बात करें। अरे घुसकर तो हमने 1948 में भी मारा था, घुसकर तो हमने 1965 में भी मारा था, घुसकर तो हमने 1971 में भी मारा था, घुसकर तो हमने कारगिल में भी मारा था। लेकिन उसका जो राजनीतिकरण है वो करने का काम किसी भी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, किसी सरकार ने उसका राजनीतिकरण करने का काम नहीं किया। उस बात को भी चलिए साइड करिए उसको। आपने बोला मजबूत देश, अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की जो मजबूती है आपने उसकी चर्चा करी। अगर इतना ही हमारा देश, अगर इतनी हमारी विदेश नीति मजबूत थी या कूटनीति इतनी मजबूत थी जयशंकर साहब की, तो कोई भी देश या नेपाल तक जैसा देश, छोटा सा देश नेपाल, भूटान, कोई भी हमारे समर्थन में नहीं आया। हाँ, आतंकवाद का विरोध सबने किया। अरे ये तो बड़ा लेकिन पाकिस्तान ये स्टेटमेंट तो बड़ा अजीब है, क्योंकि पूरी दुनिया एक्सेप्ट तुर्की और अजरबैजान भारत के साथ खड़ी थी। नहीं, तुर्की, अजरबैजान और बाकी हथियार हमें किसी से चाहिए नहीं, मध्यस्थता हमें किसी से चाहिए नहीं, ये भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था। रत्नाकर जी, जो कुछ ये सवाल बार बार उठ रहा है, चलिए फिर से रख देता हूं। आप लोग ऑपरेशन सिंदूर का अब आगामी चुनाव बिहार और बंगाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रवीण जी मुझे समय दीजिए, 2-3 पॉइंट्स हैं जो ईशान भाई ने उठाए हैं, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूं जो आज इनके मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा। ये अभी कह रहे थे ना ईशान भाई कि हमको सेना पे गर्व है, हम सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, तमाम चीजें ये कह रहे थे। अभी उसी पे मैं आना चाहता। अभी देखिए, जयराम रमेश जी ने कहा कि आतंकवादी घूम रहे हैं, वैसे ही हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। इस तरह का वक्तव्य अगर कोई मीडिया प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का देता है, जिससे कि हमारे जो डेलीगेट्स बाहर गए हैं उनके मनोबल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। तो इस तरह का वक्तव्य देना इनके लिए ये क्या सही है या गलत है? अगर कोई बाहर डेलीगेट्स गया है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे आतंकवादी घूम रहे हैं वैसे जो है हमारे सांसद घूम रहे हैं। उन सांसदों की तुलना जो है आतंकवादी से ये कर रत्नाकर सिंह, मुझे बताइए जरा एक बार। कहना चाहिए, सुन लीजिए ईशान भाई, कौन सा वक्तव्य है? कौन सा वक्तव्य? मतलब आप राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ बोलेंगे और मैं सुनता रहूं आपको? नहीं, झूठ क्या, वो तो सबके सामने है। आपका नंबर आएगा, आप बोल लीजिएगा, आपको समय देंगे, आपको समय देंगे, आप बोल लीजिएगा। तथ्य महाराज, यही आप ज्यादा आतुर हो जाते हैं, वही ठीक नहीं लगता है। तथ्य के साथ बोला करिए। जब आप राष्ट्रीय चैनल पे आते हैं बोलने और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने का काम करते हैं, तो तथ्य के साथ करिए पूरा बात। और ये बात सही नहीं है क्या? जो 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया, चैनलों पे वो चला आज भी है, पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, मुझे बताइए। ईशान भाई, आपको नहीं दिखा होगा, ये सारे चैनलों पे चला है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के मीडिया प्रमुख इस तरह का वक्तव्य देते हैं जिससे कि हमारे जो डेलीगेट्स गए हैं बाहर में उनके मनोबल पे क्या असर पड़ेगा। तथ्य दिखाइए, तथ्य दिखाइए, किसी और इस बात का भी तथ्य दिखाइए रत्नाकर सिंह, आप उन जो डेलीगेट्स को आप आतंकियों से तुलना कर रहे हैं, जैसे आतंकी घूम रहे हैं, गोलियों से छलनी किया, वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं, अभी बताइए मुझे ये बात। जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का आप लोगों को क्षमा मांगनी सिंदूर था, मांग का सिंदूर था, वो उतारने का काम किया, वो 4 आतंकवादी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, मुझे बताइए। दूसरा पॉइंट पे आ जाता हूं। अभी सुन लीजिए, अभी आप ये कह रहे थे ना कि हम जो है वोट मांगने का काम नहीं करते, कभी भी इस तरह का कोई कार्य होता है, जंग होता है तो हम वोट मांगने का काम नहीं करते हैं। प्रवीण जी, आपने देखा होगा तमाम जितने दिन से यह प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक प्रवक्ता उस इंदिरा गांधी के 1971 के वार को किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है इस समय। और जब ये इंदिरा गांधी को उस वार के विजय का श्रेय देते हैं, तो आज ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा है, पूरे देशवासी इस श्रेय को प्रधानमंत्री जी के एक सशक्त नेतृत्व को श्रेय देने का काम करते हैं। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं इनके हाथ से आने वाले सारे चुनाव न खिसक जाएं। ये इनका डर इस तरह का वक्तव्य देने को मजबूर कर रहा है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं ट्रंप के बारे में कहना चाहूंगा प्रवीण जी। देखिए, ट्रंप का उनके ही
प्रशासन से जो एलन मस्क जी हैं, जो डीओजी के सदस्य थे, उन्होंने अपना किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप की कुछ चीजें हैं जो उनको पसंद नहीं आई। आपने भी अभी चर्चा में कहा कि ट्रंप दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उसको करने में असफल हो जाते हैं। उन्होंने तो दावा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम रूस और यूक्रेन का वार रुकवा ठीक है देंगे। रत्नाकर जी, काफी क्योंकि समय सीमित है, डॉक्टर अंशु भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ईशान भाई, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला, आप लोग आपस में बात करें। ठीक है रत्नाकर जी, बाकी लोग भी। ईशान भाई, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जयराम रमेश जी का ये जो बयान है, मुझे नहीं पता कि आप उसको देख पाए नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, लेकिन उनका ये बयान आज आलोचना का केंद्र रहा, मीडिया के केंद्र में रहा है। उन्होंने बोला जैसे आतंकी घूम रहे हैं वैसे वो बोलते बोल गए। और जयराम रमेश जी, ऐसा नहीं कि पहली बार आप उनको डिफेंड कर भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे उनके बयान ऐसे आ जाते हैं। मैं उनकी बात को स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि एक बात बताइए मुझे, जिन आतंकवादियों ने, जिन 4 आतंकवादियों ने, जिनकी फोटो भी बाहर आई है, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, क्या उनको हम आज तक पकड़ पाए हैं? क्या जो सीज फायर हुआ है पाकिस्तान के साथ, नहीं बात फिर देखिए, आप वो ये सब बातें हो चुकी, इसमें समय व्यतीत ना करें। उन्होंने ये कहा जैसे ये आतंकी घूम रहे हैं ऐसे हमारे सांसद घूम रहे हैं। आतंकियों से अगर आप तुलना करेंगे सांसदों की, तो ये कैसे ये बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की? अरे इलॉन मस्क चचा है क्या आपके? इलॉन मस्क ने जो बोला है, आप लोग जो बोल रहे हैं, डॉक्टर अंशु से मैं बिल्कुल सवाल नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा। डॉक्टर अंशु, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो आंतरिक राजनीति है ये तो चलती रहेगी, लेकिन मेरी एक ऐसी एनालिसिस, मैंने भी इस बात को रखा था कि इलॉन मस्क की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। उनका राजनीति में आना, इनोवेटिव थिंकर, विज्ञान के बारे में रॉकेट बनाते बनाते पहले ये डोगे के साथ में आ गए और वो यहां पर आईटी और ये सारा एक अलग ही डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। और अभी हमने देखा जब राजनीति में थोड़ा हाथ पैर आजमा लिए तो वापस अपने काम धंधे पर लग गए, क्योंकि चीन के साथ जो टसल चल रही, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। क्या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है आने वाले समय में ये चेहरा बन रहा है धीरे धीरे अमेरिका का? वैसे तो विशुद्ध रूप से व्यवसायी हैं, लेकिन हम जब ट्रंप की ओर देखते हैं, विशुद्ध रूप से व्यवसायी हैं लेकिन दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आए। एलन मस्क की निश्चित तौर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं ही, और इसीलिए आज हम ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार के रूप में उनको देख रहे हैं। और उन्हीं के हवाले से हमने देखा कि बीते दिनों जो टैरिफ को लेकर के या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जिस प्रकार के अनाउंसमेंट्स ट्रंप के द्वारा किए जा रहे हैं, वहां ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, मानते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से एलन मस्क का एक बड़ा से उसमें रहता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य से भी यहाँ पर लंबे समय से पैर जमाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर कुछ काम है, कुछ जिस तरह के हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जिस तरह की प्रक्रियाएं हैं, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे समय लग रहा है। तो ये सब अपने आप में बहुत ही जटिल बिंदु हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, प्रवीण जी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर किसी के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं वो इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के साथ। जरा क्विक कमेंट ले लेता हूं मैं, डॉक्टर अंशु शो खत्म करने। रत्नाकर जी बहुत क्विक, क्या हमारे अमेरिका से वो जो अभी दोस्ताना बहुत गर्मजोशी वाले संबंध थे वो थोड़े से ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो संबंध होते हैं एक देश के दूसरे देश से, वो बहुत सारे फ्रंट पे चलते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है हम उनको टैकल करते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से भी टैकल करते हैं, और जो स्टूडेंट के लेवल पे भी है वो अलग तरीके से हम लोग टैकल करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप का जो आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले भी एक वहां के कोर्ट ने एक फैसला जो है ट्रंप के खिलाफ जो दिया, उन्होंने भारतीय छात्रों को लेकर के कुछ इस तरह का निर्णय लिया जिसको वहां के कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है अमेरिका की जनता उनको जो वोकृत कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको ऐसे कहता हूं कि एक इंडिविजुअल से रिलेशन नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलेशन एक इंडिविजुअल से नहीं होता, देश से होता है, उसकी पॉलिसी से होता है। ईशान भाई, चलते चलते अब तो ये ट्रंप क्या बोलते हैं बोलना छोड़ दीजिए, उनका देश भी नहीं सुनता उनकी। नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और वो जिस तरह से भारत का नाम और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को पीयर टू पीयर उनका एक खंडन आना चाहिए
और उनका खंडन आ सकता था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे आधा घंटा पहले ये बात बोली थी। ठीक है। तो इसलिए मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का। क्यों डर रहे हैं आप सवालों से? सवालों से मत भागिए, सवालों से मत डरिए, एक स्पेशल सेशन। खैर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, हालांकि आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे ये मैं समझ गया। एलन मस्क ने छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को, कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली है अभी। जाके खंडन करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप मैं कहता हूं हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ईशान भाई, एलन मस्क ने तो छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेगी अभी। उनका देश का आंतरिक मुद्दा है, मुझे अपने देश के जो हित है उनको देखना है, अपने साथ में मुझे। वो आपको नहीं समझ में आया, अपने देश के हित साथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर जी आपका, ईशान भाई आपका धन्यवाद, डॉक्टर अंशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।